क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी रानी का भाई सीधे बादशाह के दरबार में पहुंच जाए तो क्या होगा? नहीं, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, और ना ही ये बस एक भाई की बहन से मिलने की बात थी। ये कहानी है सत्ता, चतुराई, राजनीति, अहंकार और बीरबल की बुद्धिमत्ता की, जिसने एक बार फिर ये साबित किया कि केवल ताज पहन लेने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे जो समझ, धैर्य और न्याय होता है वही आए सच्चा शासन बनाता है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह एक छोटे से स्वार्थ ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और किस तरह बीरबल ने उस तूफान को चुपचाप शांत कर दिया। लेकिन कैसे? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वो आपके जीवन की सोच बदल सकती है। बात उन दिनों की है जब बादशाह अकबर का दरबार अपने पराक्रम और बुद्धिजीवियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ ही शाही दिवान खास में दरबार सजता। एक और अमीर, मंत्री, दरबारी, सूफी, संत और न्याय के लिए आए लोग खड़े होते, तो दूसरी ओर न्याय के लिए आए लोग खड़े होते, तो दूसरी ओर बीरबल जैसे बुद्धिजीवी, हकीम, खगोलशास्त्री, नीतिकार। इसी दरबार में एक दिन कुछ अजीब हुआ। दरबार की शांति को तोड़ते हुए भारी कदमों की आवाज आई। दरबार के मुख्य द्वार से एक लंबा, रौबदार पुरुष अंदर दाखिल हुआ। उसकी पोशाक किसी आम व्यक्ति की नहीं थी, वो पूरी तरह से रेशमी और मोतियों से सजी हुई थी। उसके साथ 2 अंगरक्षक थे और पीछे एक नौकर पालकी उठाए हुए चल रहा था। सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। बीरबल की आंखें थोड़ी संकरी हो गई, जैसे कुछ परखना चाह रही हों। वो पुरुष सीधे बादशाह के सामने आकर झुका और बोला, जहां पनाह को मेरा आदाब। मैं हूं रानी साहिबा का भाई, राजकुमार जयवर्धन। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ चौंक गए। रानी के भाई का यूं अचानक आना किसी को समझ नहीं आया। बादशाह ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, आपका स्वागत है राजकुमार। बताइए, किस प्रयोजन से पधारे हैं? जयवर्धन ने एक गहरी सांस ली और बोला, जहां अपना, मैं आपकी सेवा में नहीं, अपनी बहन की खुशहाली और अपनी राजशाही की इज्जत के लिए आया हूं। मेरी बहन यहां रानी है, मगर उसके भाई को क्या मिला? मेरा राज्य अब सीमित हो गया है। मेरी जनता भी मुझे भूलने लगी है। क्या ये उचित नहीं होगा कि मुझे भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाए? बादशाह ने एक नजर बीरबल की ओर डाली, जो अब भी मौन खड़े थे। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जयवर्धन ने बात जारी रखी, मैं चाहूंगा कि मुझे दिजाया। ये बात सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी सिर झुकाकर मुस्कुराए, तो कुछ ने भौहें चढ़ा ली। अकबर ने अपने चेहरे पर भाव न आने दिए, मगर भीतर कहीं कुछ असहज जरूर हुआ। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये मांग मान ली तो हर रानी का भाई, मामा, भांजा, चचेरा रिश्तेदार दरबार में ओहदा मांगने आ जाएगा। लेकिन अकबर भी राजनेता थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार जयवर्धन, आपकी बहन हमारी महारानी है। उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कोई भी ओहदा योग्यता और अनुभव से मिलता है, न कि संबंध से। फिर भी मैं इस विषय पर विचार करूंगा। दरबार समाप्त हुआ, मगर यह घटना अब चर्चा बन चुकी थी। हर गली, हर चौपाल में यही बात हो रही थी। रानी का भाई गवर्नर बनना चाहता है। अगले दिन बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सब देखा, क्या सोचते हो तुम? बीरबल ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, जहां अपना रिश्ता अगर शासन का आधार बन जाए तो न्याय की कब्र खुद जाएगी। राजकुमार योग्य हो सकते हैं, लेकिन पहले उनकी नीयत को परखना जरूरी है। अकबर बोले, परख कैसे होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा सा काम दीजिए उन्हें और देखिए कैसे निभाते हैं। राजकुमार को 1 सप्ताह के लिए एक सीमावर्ती गांव का प्रशासन सौंपा गया। आदेश हुआ, राजकुमार जयवर्धन इस गांव के प्रशासक होंगे और 1 हफ्ते में वहां की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जयवर्धन को यह अपमानजनक लगा। उसने गुस्से में कहा, मैं कोई मामूली प्रशासक नहीं हूं, मैं राजा हूं। बीरबल पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, आप राजा हैं, लेकिन प्रजा को देखे बिना कोई राजा नहीं बनता। अयोग्यता सामने आने लगी। उसने किसानों से जबरन कर वसूला, सैनिकों से निजी काम करवाए और गांव की समस्याओं को अनदेखा कर दिया। चौथे दिन गांव में विद्रोह हुआ और सैनिकों को बीच में आना पड़ा। अकबर को रिपोर्ट मिली तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यही तुम्हारा शासन है? राजकुमार जयवर्धन झुका, मगर फिर भी बोला, मैंने अनुशासन रखा।
बीरबल ने धीरे से कहा, अनुशासन अन्याय से कभी नहीं आता। राजा वही होता है जो जनता के दुख से दुखी हो, ना कि केवल सिंहासन का अधिकारी हो। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? यदि राजकुमार सच में शासन करना चाहते हैं तो पहले 1 महीना दिल्ली के अस्पताल में एक साधारण सेवक बनकर काम करे। ये प्रस्ताव सुनते ही जयवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं सेवक नहीं, राजा हूं। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर आप गवर्नर नहीं, सिर्फ एक रिश्तेदार हैं। फिर वो लौटा तो उसके चेहरे पर वो अहंकार नहीं था। उसने चुपचाप दरबार में आकर झुककर कहा, जहां अपना अब समझ में आया कि सेवा ही सच्चा शासन है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके किसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, अब आप सच्चे शासक हैं। अब आपको जो मिलेगा वो योग्यता से मिलेगा। जयवर्धन को एक शाही विद्यालय में शिक्षक बनाया गया और वहां से उसने फिर राजनीति में कदम रखा, लेकिन इस बार प्रजा की सेवा के साथ। ये कहानी सिर्फ अकबर, बीरबल या रानी के भाई की नहीं है। ये कहानी है उस सत्य की जो हर घर, हर संस्था, हर समाज में जरूरी है। रिश्ता हो या अधिकार, अगर वो जिम्मेदारी और योग्यता के बिना मिले तो सिर्फ बर्बादी लाता है। लेकिन अगर कोई झुककर सीखे तो वही व्यक्ति सबसे ऊंचा उठ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने रिश्तों पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा परिचय है। और याद रखिए, सिंहासन पर बैठना आसान है, मगर उस पर बैठकर न्याय करना ही सच्चा शासन है। भाग एक शाही विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद जयवर्धन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहले तो उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार झलक रहा था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठना और शासन करना दो अलग अलग चीजें हैं। दरबार में भी जब उसने पहली बार प्रजा के बीच बैठकर उनके दुख और परेशानियों को सुना तो उसे समझ में आया कि राजा बनने के लिए केवल रक्त संबंध या शाही खून पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता की सेवा, संवेदनशीलता और समझदारी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। शुरुआती दिनों में उसे विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास शाही शिक्षा और राजसी शान का अनुभव था, परंतु सरल लोगों के साथ संवाद करने का तरीका उसके लिए नया था। छात्रों में से कुछ तो सीधे उसकी ओर विरोधी भी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह सुबह उठकर अपने कक्षाओं में प्रवेश करता, बच्चों के साथ बैठकर उनके जीवन की समस्याओं पर चर्चा करता और हर एक की बात को गौर से सुनता। एक दिन जब उसने एक बालक से पूछा कि उसे पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो उस बालक ने मासूमियत से उत्तर दिया, सर, हमारे गांव में पानी की कमी है और खेती में भी बहुत दिक्कतें हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में भी संघर्ष करते हैं। उस पल जयवर्धन के मन में एक नई अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, बल्कि जीवन के व्यावहारिक संघर्षों को समझने और उनका समाधान निकालने का एक माध्यम है। उसने अपने भीतर एक ठान ली कि वह अपने छात्रों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाएगा। उसने गांव के प्रधानों से मिलने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें करना शुरू की। वह एक एक करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में जुट गया। पानी की कमी के मामले में उसने गांव के पुराने कुओं की सफाई और मरम्मत के आदेश दिए। साथ ही उसने गांव के किसान भाइयों और बहनों से मिलकर उनके अनुभव और सुझाव सुने, ताकि उनके लिए उचित कृषि सुधार योजनाएं लागू की जा सके। इस प्रक्रिया में उसे पता चला कि कैसे प्रशासनिक ढांचे में छोटे छोटे बदलाव भी लोगों के जीवन में बड़े सुधार ला सकते हैं। हर सुबह वह कक्षा में विद्यार्थियों के साथ समय बिताता, उनके प्रश्नों का उत्तर देता, उनकी समस्याओं पर चर्चा करता और उन्हें यह विश्वास दिलाता कि सेवा का मतलब केवल ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का हर कदम है। छात्रों में उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ छात्र तो अपने माता पिता के बीच भी इस परिवर्तन की चर्चा करने लगे। जयवर्धन ने अपनी नई सोच को न सिर्फ विद्यालय में बल्कि गांव के लोगों के बीच भी फैलाया। उसने गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, जहां उसने बताया कि कैसे शिक्षा और सेवा से जीवन में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। सभा में सभी ने उसे ध्यान से सुना और उसके शब्दों में वह गहराई थी कि लोगों के दिलों में आशा की किरण जग गई। समय के साथ जयवर्धन की मेहनत रंग लाने लगी।
गांव में पानी की समस्या का समाधान होने लगा। कुएं फिर से सक्रिय हो गए और किसान अब बेहतर तकनीकों से खेती करने लगे। उसके प्रयासों से गांव के लोगों में आत्मविश्वास जागा। उन्होंने महसूस किया कि शासन केवल आदेश देने से नहीं होता, बल्कि जनता के साथ मिलकर उनके हित में काम करने से होता है। इस बीच दरबार में भी उसकी चर्चा होने लगी थी। अकबर के दरबार में कई दरबारी और मंत्री उसके इस परिवर्तन और मेहनत से प्रभावित होने लगे थे। बीरबल के मन में तो उसे लेकर एक अलग ही संतोष था। आखिरकार एक समय था जब जयवर्धन सिर्फ एक अहंकारी रागी था, पर अब वह बदल रहा था, अपने अनुभवों से सीख रहा था और सच्चे अर्थ में एक नेता बन रहा था। फिर एक दिन दरबार में एक पत्र आया, जिसे पढ़ते ही अकबर का मन गहरी सोच में पड़ गया। पत्र में लिखा था कि दिल्ली के पास एक क्षेत्र में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। एक ऐसे इलाके में जहां विकास के नाम पर कई अनियमितताएं हो रही हैं और वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस विषय में सलाह के लिए बुलाया। बीरबल ने सुझाव दिया कि उस इलाके की जांच के लिए जयवर्धन को भेजा जाए। वह सोच रहे थे कि अब जब जयवर्धन ने सेवा का महत्व समझ लिया है, तो उसे ऐसे कठिन क्षेत्र में भेजना चाहिए जहां उसकी सीख और अनुभव लोगों के काम आ सके। जयवर्धन को यह नियुक्ति सुनकर एक बार फिर से आंतरिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा होगी, न केवल उसके नेतृत्व की क्षमता की, बल्कि उसके चरित्र की भी परीक्षा होगी। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी मुश्किल आए, वह उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करके दिखाएगा। वह अकेले ही नहीं जा रहा था, उसके साथ कुछ विश्वासी साथी और शिक्षकों का एक दल भी था, जो उसकी निष्ठा से प्रेरित होकर उसके साथ जुड़ गए थे। दिल्ली के पास के उस क्षेत्र में पहुंचते ही जयवर्धन ने देखा कि वहां का हाले हवाला वास्तव में बहुत खराब था। लोग भ्रष्टाचार और अत्याचार के शिकार हो रहे थे। सरकारी अधिकारियों के पास से नाकाम समाधान और गलत वादों के बोल सुनने को मिल रहे थे। वहां के लोग निराश और थके हुए थे। जयवर्धन ने वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा। उसने देखा कि यहाँ के लोग सिर्फ अपनी आवाज उठाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार के बादल घने थे। उसने धीरे धीरे स्थानीय नेताओं से मुलाकातें शुरू की और पाया जयवर्धन ने स्वयं ही लोगों के बीच जाकर समस्याओं का समाधान खोजने का बीड़ा उठाया। उसने सबसे पहले एक सामुदायिक सभा बुलाई, जिसमें सभी ग्रामीण एकत्र हुए। उस सभा में उसने बताया कि कैसे उसने गांव में सुधार किया और कैसे हर व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को यह समझाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो हमारे अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं। समूह में उपस्थित लोगों में आशा की एक नई किरण जग गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करना शुरू किया। कुछ ने सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर शिकायती स्वर में बात की, तो कुछ ने अपने खेतों और पानी की समस्या पर चर्चा की। जयवर्धन ने हर समस्या को गौर से सुना और कहा कि हर समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम सब एकजुट हों। उसने लोगों से वादा किया कि वह उनके लिए अदालत तक अपनी बात रखेगा और अगर जरूरत पड़ी तो स्वयं ही कदम उठाएगा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो लोगों के दिलों तक पहुंच गई। गांव के लोगों ने उसे अपना भरोसेमंद साथी मान लिया। धीरे धीरे क्षेत्र में सुधार की लहर दौड़ने लगी। सरकारी अधिकारियों को अब गांव के लोगों की मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। जयवर्धन ने लोगों को यह भी सिखाया कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उनसे लड़कर ही आगे बढ़ना है। दिन बीतते गए और जयवर्धन ने क्षेत्र में कई सुधार योजनाओं को अंजाम दिया। उसने शिक्षा, स्वच्छता, कृषि सुधार और पानी की व्यवस्था के लिए कई नए कदम उठाए। गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां उन्हें ज्ञान के नए द्वार खोले गए। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे भी एक दिन समाज की सेवा कर सके। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखने लगा। गांव में फिर से हंसी लौट आई और लोग उम्मीद से जीने लगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के दरबार में भी राजनीतिक हलचल मच गई थी। अकबर के दरबार में जयवर्धन के इस परिवर्तन और सेवा भावना की चर्चा होने लगी थी। कुछ उच्च अधिकारी उसकी इस प्रगति से प्रभावित थे, तो कुछ ने उसे खतरे के तौर पर भी देखा। दरबार के कुछ मंत्री ऐसे थे जो अपने पुराने तरीके से शासन करना चाहते थे और उन्हें लगा कि अगर एक पूर्व अहंकारी राजकुमार को मौका दिया जाए तो उनके पद में खल पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जयवर्धन अब भी अपने पुराने स्वभाव से चिपका हुआ है और सत्ता के मोह में बंधा हुआ है। इन आरोपों के बावजूद अकबर ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि शासन का मूल्यांकन केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि कर्मों से होता है। उन्होंने बीरबल से सलाह ली
जिन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि जयवर्धन का दिल पूरी तरह से सेवा में लग गया है तो समय ही साबित कर देगा कि वह एक सच्चा नेता बन सकता है। बीरबल की बातों में वह गहराई थी जो अकबर के दिल को छू गई। इसलिए उन्होंने जयवर्धन को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। अकबर ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि अब क्षेत्र में सुधारों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें जयवर्धन का भी हिस्सा होगा। इस समिति का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का व्यापक निरीक्षण करना, सुधार के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। इस नई जिम्मेदारी के चलते जयवर्धन पर भारी दबाव था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस बार हर चुनौती का सामना ईमानदारी और धैर्य से करेगा। उसने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना जगाने के लिए अनेक उपाय किए। वह खुद लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निरीक्षण करता, उनके साथ बैठकर समाधान ढूंढता और जरूरत पड़ने पर अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करता। समिति की बैठकों में अक्सर दिन भर चर्चा चलती। कई बार तो रात के अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद लेकर लोग बैठक में जुट जाते। जयवर्धन ने उस समय अपनी कूटनीति और साहस का परिचय दिया। उसने यह साबित कर दिखाया कि सेवा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब आप अपने लोगों की भलाई के लिए दिन रात एक कर दें तो समाज का हर वर्ग आपकी ओर सम्मान की नजर से देखने लगता है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक मुद्दों तक जयवर्धन ने अपनी सूझबूझ और लगन से समाधान निकालने का प्रयास किया। उसने अपने अनुभवों को संजोया और क्षेत्र में आने वाले हर बदलाव को समाज की भलाई में बदलने का बीड़ा उठाया। उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार देखने को मिले। लोगों का विश्वास जीतते हुए उसने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन संभव है यदि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का संकल्प ले। इस पूरी प्रक्रिया में जयवर्धन ने स्वयं के साथ साथ अपने पुराने स्वभाव से भी सामना किया। अक्सर उसे याद आता कि कैसे एक समय था जब वह सिर्फ अपने अहंकार में डूबा रहता था। अब जब उसने स्वयं को निखार लिया था तो उसे अपने अतीत की गलियों में भी चलना पड़ा। अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना पड़ा जिन्होंने उसे पहले केवल अपने झुकाव और अहंकार के चलते जांचना चाहा था। उसने उनसे माफी मांगी और अपने बदलते हुए व्यक्तित्व का प्रमाण दिया। धीरे धीरे उसने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन कठिन जरूर होता है, लेकिन यदि मन में सच्ची लगन हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। जब क्षेत्र में सुधार के साथ साथ लोगों का विश्वास भी मजबूत हो गया तो उस स्थान की पहचान एक नए स्वरूप में होने लगी। लोग अब जयवर्धन के नेतृत्व में एक नए कल के निर्माण की ओर देख रहे थे। उसकी कहानी केवल एक शिक्षक या प्रशासक की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस परिवर्तन की कहानी थी जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है तब समाज में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन इसी दौरान दरबार में राजनीतिक हलचल और बढ़ने लगी। कुछ दरबारी और मंत्री जिन्होंने पुराने ढर्रे को बनाए रखने की ठानी थी ने अब जयवर्धन की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। उनके मन में यह डर था कि अगर एक समय में रानी का भाई, जिसने पहले अपना अहंकार तोड़ दिया था, एक सच्चे नेता के रूप में उभर आए तो उनके सत्ता के जमघट में बाधा आएगी। इस राजनीतिक माहौल में अकबर ने सावधानी बरतते हुए कहा कि सत्य समय ही बताता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का शिकार है। दरबार में एक दिन जब जयवर्धन के कार्यों का समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई तो वह स्वयं को एक चुनौतीपूर्ण माहौल में पाता है। कई मंत्री और दरबारी उसके द्वारा किए गए सुधारों के विरोध में बोल उठे। उन लोगों ने सवाल किया कि क्या जयवर्धन वास्तव में प्रशासनिक अनुभव रखता है या केवल लोगों की भावनाओं के सहारे ही राजनीति कर सकता है। जयवर्धन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अनुभव केवल वर्षों से नहीं बल्कि कार्यों से अर्जित होता है। उसने अपनी मेहनत, लोगों के साथ अपने अनुभव और हर एक चुनौती से सीखी गई सीख को दरबार के समक्ष रख दिया। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी कि सुनने वाले भी प्रभावित हो उठे। इस बीच बीरबल की निगाहें हर कदम पर उसकी ओर थी। बीरबल ने अकबर के सामने अपनी राय दी कि जयवर्धन ने न सिर्फ अपने पुराने स्वभाव को त्यागा है, बल्कि उसने अपने अनुभव से यह भी साबित किया है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो जनता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। उनकी इस बात ने अकबर को और भी आश्वस्त किया कि शायद अब वक्त आ गया है कि नए युग के नेता को पूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। समिति की दूसरी बैठक में जब विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की बात उठी तो जयवर्धन ने यह प्रस्ताव रखा कि क्षेत्र के विकास के लिए न केवल सरकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। उसने सुझाव दिया कि एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जाए
जिसमें क्षेत्र के युवाओं, किसानों, शिक्षकों और स्थानीय नेताओं को शामिल किया जाए ताकि वे मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकाल सकें। उसकी यह पहल सभी के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। समय के साथ जयवर्धन का व्यक्तित्व और उसकी सेवा भावना का परिचय पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। लोगों ने देखा कि अब उनके पास केवल शिकायत करने वाला कोई नहीं रहा, बल्कि कोई ऐसा भी है जो उनकी समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए स्वयं आगे आता है। क्षेत्र में जल, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुए, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठने लगा। छोटे छोटे सुधारों से लेकर बड़े बड़े विकास कार्यों तक जयवर्धन ने अपनी मेहनत और लगन से एक नया परिदृश्य रचा। वहीं दरबार में भी समय के साथ साथ राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। जिन मंत्रियों ने पहले जयवर्धन के खिलाफ आपत्ति जताई थी, अब उन्हें उसकी सफलता और लोगों में बढ़ते सम्मान का सामना करना पड़ रहा था। अकबर ने दरबार में कई बार कहा कि सच्ची प्रगति उन्हीं के हाथों से हो सकती है जो जनता के दिल से जुड़े हों। जयवर्धन का यह अनुभव न केवल उसके स्वयं के लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया था। इस पूरे सफर में जयवर्धन ने न केवल प्रशासनिक ज्ञान सीखा, बल्कि उसने स्वयं के अंदर की कमजोरियों, अहंकार और पूर्वाग्रहों से भी लड़ना सीखा। उसने महसूस किया कि स्वयं की पहचान बदलने के लिए केवल आदेशों का पालन करना नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण और स्वयं के सुधार की आवश्यकता होती है। उसने अपने अतीत की गलियों से गुजरते हुए हर उस अनुभव को संजोया जिसने उसे आज यह मुकाम दिलाया। उसके प्रयासों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और समाज में एक नई सोच का उदय हुआ। गांव की सुधरती स्थिति, क्षेत्र के विकास के प्रयास और दरबार में उसके सकारात्मक बदलाव ने एक नई कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी जहां सत्ता का सही अर्थ समझा गया और सेवा का महत्व सराहा गया। जयवर्धन का यह सफर एक बार फिर साबित करता है कि एक व्यक्ति जब सच्चाई से आगे बढ़ता है तो समाज में भी परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि अपनी सेवा और लोगों के साथ जुड़ाव से आती है। इस भाग में जयवर्धन ने स्वयं को साबित किया कि कैसे अनुभव, संघर्ष और सीख मिलकर एक सच्चे नेता की परिभाषा तय करते हैं। उसकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, कभी हार का सामना करना पड़ा तो कभी आशा की किरण चमकी। हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया और हर सीख ने उसके चरित्र को निखारा। धीरे धीरे वह अपने अतीत की भूल चूक को सुधारता चला गया और समाज के उन हिस्सों तक पहुंचने लगा जहां पहले कभी किसी नेता ने कदम नहीं रखा था। उसकी मेहनत, लगन और सच्चाई ने अंततः उसे लोगों को अपना बना लिया और उसके कार्यों से प्रेरित होकर कई युवा नेता भी उभरने लगे। जब उसने उस क्षेत्र के विकास में इतनी बड़ी भूमिका निभाई तो वहां के लोग उसे सेवा का देव कहकर पुकारने लगे। उसकी कहानी ने यह प्रमाणित कर दिया कि नेतृत्व केवल जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे कठिन परिश्रम, आत्म साक्षात्कार और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। उस समय जब दरबार में भी जयवर्धन के चरित्र को लेकर एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में देखते थे जिसने उन्हें सिखाया कि किस तरह से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद निकाला जा सकता है। जयवर्धन का संघर्ष, उसके अनुभव और उसके कार्यों की गूंज धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। उसने साबित कर दिया कि अगर मन में ईमानदारी और सेवा की भावना हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी यह कहानी, जिसने पहले उसे एक अहंकारी रानी के भाई के रूप में परिचित कराया था, अब एक सच्चे नेता के रूप में बदल रही थी। उसके बदलाव की कहानी ने न केवल उसे बल्कि समाज को भी एक नया संदेश दिया कि सत्ता का सही उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जब वह दिन ढलने को आया तब भी जयवर्धन के मन में नई योजनाओं के संकल्प थे। उसने तय किया कि अब तक की सफलताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर क्षेत्र में एक पूर्ण विकास मॉडल तैयार किया जाएगा। वह चाह रहा था कि हर गांव, हर कस्बे में समान अवसर और विकास हो, ताकि कोई भी व्यक्ति भटकने या हार मानने का भय न महसूस करे। उसके द्वारा शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स और सुधारों ने क्षेत्र के जीवन को बदल कर रख दिया था और धीरे धीरे उस इलाके की पहचान एक आदर्श प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में होने लगी। दरबार में भी जयवर्धन की मेहनत का जिक्र बड़े उत्साह से किया जाने लगा। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसमें उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस नए ढांचे में जयवर्धन ने अपनी भूमिका को एक मार्गदर्शक के रूप में निभाया। उसने यह दिखाया कि अगर एक व्यक्ति पूरी निष्ठा और सेवा भाव से काम करे तो उसे समाज का सच्चा सम्मान मिल सकता है। इस भाग के अंत तक जयवर्धन ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन की राह कभी भी आसान नहीं होती,
परंतु जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को पार करके अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा होता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। उसकी कहानी उस संघर्ष की गाथा थी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपी होती है, संघर्ष, सुधार और अंततः समाज के लिए स्वयं को समर्पित करने का। भाग 1 का समापन। भाग 2। जयवर्धन की नई जिम्मेदारियों, सुधारों और समाज के प्रति उसकी लगन ने जैसे ही पूरे क्षेत्र में नया उत्साह भर दिया, दरबार में भी उसकी चर्चा एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई। नए प्रशासनिक ढांचे के तहत जब क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाओं और संसाधनों के वितरण की बात आई, तो जयवर्धन ने न केवल अपनी प्रबंधन क्षमता को सिद्ध किया, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित की। उस समय जब प्रशासन में कई पुरानी रीत रिवाज और दुराचार का जाल था, उसने अपनी नई सोच से उन सभी को चुनौती दी और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दरबार में बैठे उच्च अधिकारी और मंत्री, जिन्होंने पहले उसके खिलाफ कड़ाई से शब्दों का आदान प्रदान किया था, अब उसकी सफलता के सामने चुप रह गए। लोगों ने उसकी बातें सुनी, उसके अनुभवों को जाना और उसके कार्यों से प्रेरणा ली। जयवर्धन ने यह दिखा दिया था कि एक व्यक्ति अपने पुराने पथ से हटकर नए आदर्शों के साथ समाज को कैसे बदल सकता है। उसने अपनी नई पहल के तहत क्षेत्र में एक विशाल विकास योजना की घोषणा की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया था। उसने क्षेत्र के हर गांव में जाकर वहां के लोगों के साथ लंबी बातचीत की, उनकी समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया और फिर एक एक करके समाधान निकाले। वह रात दिन मेहनत करता, हर बाधा को पार करता और जब भी कोई समस्या सामने आती तो उसे हल करने में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करता। उसकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि क्षेत्र में पहले जहां अंधेरा छाया हुआ था, अब एक नई रोशनी फैल गई। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर स्कूलों तक सब कुछ ऐसे सुधर गया कि लोग नए जोश और उत्साह से भर उठे। जयवर्धन ने अपने अनुभव से सीखा कि नेतृत्व में केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना भी आवश्यक है। उसने अपनी नई योजनाओं में यह बात विशेष महत्व दी कि अन्य जनता के दिलों में विश्वास और सेवा की भावना जगेगी तो कोई भी सामाजिक अंधकार दूर किया जा सकता है। उसने अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के बीच भी यह संदेश फैलाया कि सेवा का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि स्वयं जाकर लोगों के दुख सुख में साझेदारी करना होता है। हर दिन वह एक नई चुनौती के साथ उठता, अपने अनुभव और ज्ञान से समाधान खोजता और क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देता। दरबार में जब भी उसके सुधारों का जिक्र होता तो अकबर और बीरबल की आंखों में संतोष झलकता। बीरबल ने कई बार कहा था कि जयवर्धन ने स्वयं के अनुभव से यह साबित कर दिया है कि शासन केवल ताज या खून से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सेवा से मिलता है। इस समय जब राजनीतिक हलचल कुछ कम हो गई थी, तो दरबार में यह चर्चा भी आम हो गई थी कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने कर्मों से समाज का भरोसा जीता है। कुछ पुराने मंत्री जो पहले उसकी आलोचना करते थे, अब भी चुपचाप उसकी सफलता की गवाही दे रहे थे। एक दिन जब जयवर्धन क्षेत्र में एक बड़ी सुधार परियोजना के निरीक्षण के लिए वापस दरबार आया, तो उसे दरबार में एक नया सम्मान मिला। अकबर ने उसे देखकर कहा, जयवर्धन, तुमने न केवल अपनी कमजोरियों को दूर किया है, बल्कि समाज में एक नया विश्वास और उजाला भी फैलाया है। यह वह मार्ग है जिसे अपनाकर हर कोई सच्चा शासक बन सकता है। दरबार के सभी सदस्य उस वक्त मौन थे, क्योंकि उन सब ने यह महसूस कर लिया था कि जयवर्धन ने जिस प्रकार अपने अनुभवों से सीख लेकर समाज की सेवा की है, वह एक सच्चे नेता का परिचायक है। दरबार में हुई इस चर्चा ने जयवर्धन के दिल में एक और संकल्प जगाया। उसने सोचा कि अब उसे अपने अनुभवों को और व्यापक स्तर पर साझा करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सेवा की सच्ची भावना को समझ सके। उसने अपने जीवन के उन अनुभवों को, उन कठिनाइयों को और उन सीखों को शब्दों में पिरोने का नेर। भाग 1। जब इतिहास के पन्नों में अकबर और बीरबल के किस्से लिखे गए, तो अक्सर हमें उनके बुद्धिमत्ता भरे, हल्के फुल्के चुटकुलों, अद्भुत सूझबूझ और अद्वितीय नीतियों के बारे में बताया जाता था। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि बीरबल का व्यक्तित्व सिर्फ दरबार में चतुराई से भरपूर किस्सों तक ही सीमित था? दरअसल बीरबल की जिंदगी में भी कुछ ऐसे अनसुने मोड़ आए, जिनमें उनकी हास्यपूर्ण बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक अनोखे साहसिक मार्ग पर अग्रसर कर दिया। यह कहानी उसी समय की है जब बीरबल ने दरबार की सीमाओं से परे निकलकर एक अद्वितीय यात्रा पर कदम रखा, जहां उसे न केवल अपनी हंसी, मजाक और व्यंग्य का सहारा लेना पड़ा, बल्कि उसे ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रमों का सामना भी करना पड़ा जो आज तक लोगों के होठों पर मुस्कान ला देते हैं।
उस दिन दरबार में माहौल कुछ हटकर था। अकबर ने दरबार के माहौल में नई ताजगी लाने के लिए एक विशेष आयोजन रखा था, जिसमें दरबारी एक दूसरे के साथ अपने मजाकिया किस्से साझा करने वाले थे। वीरबल, जो हमेशा से ही अपने तीखे बोलों और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, आज भी उसी अंदाज में उपस्थित थे। लेकिन दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई जब एक बुजुर्ग दरबारी ने अचानक एक प्राचीन पांडुलिपि निकालकर कहा, महाराज, यह दस्तावेज कहता है कि बीरबल जी के पास एक ऐसी अनसुनी शक्ति है जिसकी वजह से वह अद्भुत मजाक कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य भी छुपा है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो फिर आज देखना होगा कि बीरबल जी किस अद्भुत रहस्य को उजागर करते हैं। बीरबल ने एक पल की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हंसी के साथ साथ ज्ञान और अनुभव का अद्भुत संगम होगा। दरबार में उपस्थित सभी ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल ने अपनी पुरानी खाट पर बैठकर एक पुरानी कहानी शुरू की, जिसकी गहराई में हास्य के अनगिनत रंग छुपे थे। यह कहानी बीरबल के बचपन की है, जब वह एक साधारण गांव में रहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता तथा हास्यपूर्ण प्रवृत्ति ने उन्हें सबसे अलग बना दिया था। उस समय बीरबल अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे, जहां लोग सरल जीवन जीते थे और हंसी मजाक से भरपूर बातचीत करते थे। गांव के लोग उनके किस्सों को सुनकर खूब हंसते थे, क्योंकि बीरबल के पास ऐसी कहानियां थी जो न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी समझा जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जहां दूर दराज से लोग आने लगे थे। बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस मेले का भरपूर आनंद लिया जाए और साथ ही कुछ नया अनुभव भी अर्जित किया जाए। उन्होंने तय किया कि वह मेले में जाकर अपनी हास्यपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही गांव के लोगों को कुछ अनोखी सीख भी देंगे। मेले में पहुंचते ही बीरबल की आंखें चमक उठी। चारों ओर रौनक, रंग बिरंगी झांकियां, मिठाइयों की खुशबू और हंसी खुशी का माहौल था। बीरबल ने तुरंत अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने गांव के प्रमुख किरदारों की भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि मेल में शायद किसी परेशानी या चिंता का संकेत था। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सोचकर कि हंसी ही सबसे अच्छी दवा है, उन लोगों को हंसाने का निश्चय किया। उन्होंने मंच पर जाकर अपनी अनोखी शैली में बोलना शुरू किया। यहाँ न सिर्फ मेले का आनंद लेने आए हैं, बल्कि हम जीवन के उन पहलुओं को भी समझने आए हैं जो हमें हंसते हंसते सिखाते हैं कि जिंदगी में गंभीरता के साथ साथ मजाक भी उतना ही जरूरी है। उनकी बातों में एक अजीब सी चंचलता थी जो सभी को बांध लेती थी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी कथा शुरू की, मेरा मुस्कान फैल गई। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में गांव के मुखिया ने एक बार इतनी अजीबोगरीब मांग की थी कि गांव के सभी जानवरों को एक विशेष शैली में गिनने का आदेश दिया गया था, जिससे पूरा गांव हंसी से लुटपुट हो गया था। उनकी बातों में न केवल हास्य था, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे थे कि कभी कभी जीवन की परेशानियां हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। बीरबल ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में एक दिन गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध से मिलकर अद्भुत ज्ञान अर्जित किया था। वह वृद्ध, जिनकी उम्र के साथ साथ उनके अनुभव भी अनंत हो गए थे, ने उन्हें बताया कि हंसी ही सबसे बड़ी शक्ति है जो कठिनाइयों को भी सरल बना सकती है। उस वृद्ध ने कहा था, बीरबल, जीवन में जितनी भी गंभीरता हो, एक मुस्कान उसमें सौगात बनकर आती है। इस बात को सुनकर बीरबल ने ठान लिया कि वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएंगे। मेले के उस दिन बीरबल ने अपनी नाटकीय प्रस्तुति में गांव के कई प्रमुख किरदारों की अद्भुत और मजेदार ढंग से नकल की। उन्होंने गांव के हलवाई, जो हर बार अपनी मिठाइयों की मीठी बोली से लोगों को लुभाते थे, का मजाक उड़ाया। उन्होंने गांव के सरपंच की चपल चालों और उनकी विचित्र नीति पर हंसी उड़ाई। उनकी प्रस्तुति इतनी रंगीन और हास्यपूर्ण थी कि मेले में मौजूद हर व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उनके शब्दों में ऐसी चपलता थी कि लोगों ने न केवल उनका मनोरंजन किया, बल्कि उनसे यह सीख भी ली कि जीवन में हास्य के बिना कठिनाइयों का सामना करना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रस्तुति के बीच मासो भागंद कुछ ऐसे किस्से सुनाए जो उनके दिल के करीब थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक अजीब घटना देखी थी।
शिक्षक की बातों में भी उनकी मासूमियत झलक जाती थी। एक दिन जब बीरबल पढ़ा रहे थे तो अचानक एक बच्चा उठकर मासूमता और उनकी बेफिक्री ने बीरबल को भी अचंभित कर दिया था। उन्होंने समझा कि हास्य जीवन में आनंद का स्रोत है और यही आनंद ही हमें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। मेले में बिताए उस सुनहरे पल के बाद बीरबल ने फैसला किया कि वह गांव के मेले के बाद एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे। उनका उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलना, उनके समस्याओं को सुनना और अपनी हास्यपूर्ण बुद्धिमत्ता से उन समस्याओं का हल निकालना। उन्होंने तय किया कि वह पहले अपने पुराने दोस्तों और साथी गांव वालों के बीच अलविदा कहेंगे और फिर अपने साहसिक सफर पर निकल पड़ेंगे। गांव में विदाई का समारोह हर्षोल्लास से भरा हुआ था। गांव वाले बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि जहां भी आप जाएं, आपकी हंसी के साए से अंधेरे दूर हो जाएंगे। बीरबल ने अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने मन में ठान लिया कि वह इस सफर में केवल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य का ही नहीं बल्कि जीवन के उन अद्भुत अनुभवों का भी आदान प्रदान करेंगे जो उन्हें अतीत से प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान ऐसे अद्भुत पात्रों से मुलाकात की जिनके अनुभव और कहानियां सुनकर वह स्वयं भी हंसी और भावनाओं से भर उठते। उनकी पहली मंजिल एक ऐसे शहर की थी जो अपनी नई नई नीतियों और अद्भुत संस्कारों के लिए प्रसिद्ध था। उस शहर में लोग अत्यंत गंभीर थे, लेकिन बीरबल की आगंतुकता से वहां की हवा में अचानक एक हल्की चहलकदमी सी फैल गई। शहर में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि यहाँ के लोग इतने गंभीर थे, उनकी आंखों में किसी भी हास्य की चमक नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ का माहौल बदलना चाहिए। बीरबल ने अपने अनूठे अंदाज में शहर के प्रमुख बाजार में एक छोटी सी नाटकीय प्रस्तुति दी। उन्होंने कहानियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में हास्य का महत्व कितना अनमोल है। उनकी बातें सुनकर शहर के लोग पहली बार कुछ पल के लिए अपनी गंभीरता भूलकर मुस्कुराने लगे। बीरबल ने न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपनी हरकतों से भी यह साबित कर दिया कि हंसी में एक अनूठी शक्ति होती है जो किसी भी कठोरता को पिघला सकती है। शहर की गलियों में चलते हुए बीरबल ने अनेक रोचक घटनाओं का सामना किया। यहाँ के व्यवस्थापक इतनी गंभीरता से पुस्तकों का मुआयना कर रहे थे कि उन्हें देख बीरबल को हंसी आ गई। उन्होंने वहां जाकर सभी व्यवस्थापकों से बातें की, हल्की फुल्की चुटकुले सुनाए और बताया कि ज्ञान तभी संपूर्ण है जब उसमें हास्य का भी तड़का लगाया जाए। पुस्तकालय के सभी पाठक और व्यवस्थापक उनकी बातें सुनकर हंसी में डूब गए और कुछ देर के लिए वहां का माहौल एक उत्सव जैसा हो उठा। उसकी यह अनोखी यात्रा आगे बढ़ी और हर नए शहर, गांव और कस्बे में बीरबल ने अपने हास्य पूर्ण किस्सों और अद्वितीय कहानियों से लोगों के दिलों में नई उमंग भर दी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उनकी बातों से न सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है बल्कि उनके दिलों में छुपे गहरे दर्द भी हल्के फुल्के हो रहे हैं। बीरबल ने महसूस किया कि हास्य केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों को भी सरल बना सकती है। एक दिन एक छोटे से कस्बे में, जहां की गलियों में केवल ठंडी हवा के साथ साथ कुछ उदास चेहरे भी थे, बीरबल पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की चुनौतियों से थक चुके थे। बिना किसी धमाकेदार आयोजन के उन्होंने वहां धीरे धीरे लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने कस्बे के एक बूढ़े से पूछा, बाबा जी, आप इतने उदास क्यों हैं? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, बेटा, जीवन में इतनी गंभीरता हो गई है कि अब हंसी के लिए भी समय नहीं मिलता। इस पर बीरबल ने हल्के से कहा। उन्होंने अपनी विशेष शैली में कई मजेदार किस्से सुनाए, ऐसे किस्से जो रोजमर्रा की परेशानियों को हंसी में बदल देते थे। कस्बे के लोगों की आंखों में चमक लौट आई और उन्होंने महसूस किया कि जीवन में थोड़ी हल्की फुल्की हंसी भी जरूरी है। बीरबल की यह यात्रा, जो हास्य और बुद्धिमत्ता के अद्भुत मेल से ओतप्रोत थी, धीरे धीरे न केवल उनके सफर का हिस्सा बन गई बल्कि उनके अनुभवों का हिस्सा भी बन गई। उन्होंने हर जगह यह सिद्ध किया कि हास्य में एक ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ मन को हल्का करती है बल्कि समाज में बदलाव की नई लहर भी पैदा करती है। उस दिन से लेकर अगली सुबह तक उन्होंने हजारों लोगों से मुलाकात की, उनके दिल के दर्द को हंसी में बदलने की कोशिश की और अपने अनूठे अंदाज से यह संदेश दिया कि जीवन में हास्य की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई, बीरबल ने महसूस किया कि हर कदम पर उन्हें नए नए अनुभव और अनसुनी कहानियां मिल रही हैं। एक बार एक दूर के गांव में उन्होंने एक ऐसी घटना देखी जिसे सुनकर वह आज भी हंसते हैं। वहां के एक किसान ने अपनी गाय से इतनी बातें की मानो वह उसकी सबसे अच्छी सहेली हो और उसकी बातों में ऐसा हास्य था
कि पूरा गांव हंसी में डूब गया। बीरबल ने उस किसान की कहानियां सुनकर न केवल मुस्कुराया, उस गांव में बिताए कुछ दिनों के बाद बीरबल ने वहां के लोगों से गहरी मित्रता निभाई और उनके साथ बैठकर कहानियां साझा की। उन्होंने गांव के बच्चों को भी अपनी चतुराई से सिखाया कि कैसे हंसी और मजाक में भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। बच्चों ने उनकी बातें इतनी गंभीरता से सुनी कि कुछ तो कहने के लिए मजबूर हो गए। बीरबल में आपकी बातों में तो जादू सा है जिससे हम भूल जाते हैं कि दुनिया कितनी कठिन है। उनकी यह मासूमियत और सच्चाई ने बीरबल के दिल को छू लिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनका सफर केवल एक हास्यपूर्ण यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थी जो लोगों के जीवन में खुशियों की नई किरणें लेकर आती थी। दिन बीतते गए और बीरबल की यात्रा एक अनोखे मोड़ पर पहुंच गई, जहां उन्हें एक रहस्यमयी संदेश मिला। एक अज्ञात व्यक्ति में आना मस्जिद के प्राचीन द्वार पर एक पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था कि उस मस्जिद के पीछे एक गुप्त कक्ष है जहां हजारों साल पुराने ऐसे किस्से छुपे हैं जिन्हें सुनकर मन में हंसी के साथ साथ ज्ञान की भी नई चमक जाग उठती है। बीरबल, जिनका दिल हमेशा से रहस्यों और अनसुनी कहानियों के प्रति उत्सुक रहा था, तुरंत ही उस कक्ष की खोज में लग गए। उन्होंने मस्जिद के प्राचीन इतिहास, उसकी कहानियों और अतीत के राजों की बातों को ध्यान से सुना और अपनी चतुराई से हर संकेत का अनुसरण किया। उनके इस साहसिक कदम ने न केवल उन्हें उस गुप्त कक्ष तक पहुंचाया बल्कि वहां की उन कहानियों को उजागर किया जिन्हें सुनकर कोई भी हंसी के साथ साथ सोच में पड़ जाए। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि हास्य और ज्ञान का संगम था। वहां की मूर्तियां मानो किसी चुटकुले का हिस्सा हो और हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। बीरबल ने उस कक्ष में बैठे हुए अनेक पुराने दस्तावेजों, चिट्ठियों और चित्रों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यहाँ के प्रत्येक चित्र और दस्तावेज में एक हास्यपूर्ण संदर्भ था जो उस समय के लोगों की जीवन शैली और उनके विचारों का दर्पण था। बीरबल ने उस कक्ष से जो ज्ञान अर्जित किया उसे शब्दों में पिरोने का निश्चय किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनसुनी कहानी का आनंद उठा सकें। गुप्त कक्ष से बाहर निकलते समय उन्होंने ठान लिया कि वह अब अपनी हास्यपूर्ण कहानियों को और भी व्यापक रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में हास्य की चमक देख सके। उनकी यह यात्रा, जो अनगिनत मजेदार घटनाओं और दिलचस्प किस्सों से भरपूर थी, आगे चलकर एक नए अध्याय में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कई शहरों और गांवों में जाकर अपनी अनसुनी कहानियां सुनाई और अपनी हरकतों से यह संदेश दिया कि जीवन में हंसी ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से लेकर जब तक बीरबल ने अपनी यात्रा पूरी की, उनके अनुभवों का संगम एक ऐसे पुस्तक के रूप में उभर कर आया जिसे सुनकर लोग हंसते भी थे और सोचते भी थे। उन्होंने अपनी इस हास्यपूर्ण यात्रा के दौरान अनेक ऐसे किस्से सुनाए जिनमें कभी राजनीति के गंभीर पहलुओं को मजाकिया अंदाज में उकाला गया, तो कभी लोगों ने उनकी बातों में न केवल मनोरंजन पाया बल्कि उन कहानियों से यह भी सीखा कि कैसे जीवन की कठिनाइयों को हल्के फुल्के अंदाज में भी सामना किया जा सकता है। बीरबल की यह यात्रा, जो अब तक की सबसे अनसुनी और हास्यपूर्ण कहानियों में से एक थी, धीरे धीरे एक अद्वितीय धारा बनकर लोगों के बीच फैल गई। उनके शब्द, उनके हंसने के अंदाज और उनकी चतुराई ने लोगों के दिलों में नई उमंग भर दी। हर व्यक्ति, चाहे वह एक साधारण किसान हो या शहर का कोई ऊंचा अधिकारी, उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हो उठा। इस तरह भाग एक की कहानी समाप्त होती है, जहां बीरबल ने अपने हास्यपूर्ण अंदाज में लोगों के जीवन में रंग भर दिए, अपनी बुद्धिमत्ता से अतीत के अनसुने किस्सों को उजागर किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण मेले की घटना से बीरबल ने अपनी अनसुनी यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्होंने हंसी और ज्ञान का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। उनकी यह यात्रा न केवल उन्हें एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हास्य ही वह रस है जिससे कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से पार किया जा सकता है। भाग एक का समापन। भाग दो। जब बीरबल ने अपनी गुप्त यात्रा का पहला अध्याय पूरा किया तो उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में हास्य और बुद्धिमत्ता का संगम ही असली प्रेरणा है। भाग दो में हम उन अद्भुत अनुभवों और मजेदार किस्सों का विस्तार से वर्णन करेंगे जो उनके सफर के अगले पड़ाव पर घटित हुए। इस भाग की शुरुआत उसी उत्साह और चंचलता के साथ होती है जिसने पहले भाग में दर्शकों के दिलों में हंसी और आशा की किरणें जगा दी थी। बीरबल अब एक नए शहर में पहुंचे थे जो अपनी अनोखी परंपराओं और अद्भुत त्योहारों के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर के लोग
बहुत ही रचनात्मक और विनोदी थे, परंतु उनकी दिनचर्या में अक्सर गंभीरता की भी झलक देखने को मिलती थी। बीरबल ने महसूस किया कि यहाँ की परिस्थितियां उन्हें एक बार फिर अपनी हास्यपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर प्रदान करेंगी। उन्होंने शहर के प्रमुख चौक पर एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने अनसुनी किस्सों और चतुराई भरे अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। सभा में उपस्थित लोगों ने ध्यान से उनकी बातें सुनी, और जैसे ही उन्होंने अपनी पहली कथा शुरू की, वातावरण में हल्की फुल्की हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने बताया कि कैसे एक बार जब वे इस शहर में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के पास एक अनोखा परिधान पहनने की परंपरा थी, जो देखने में उतना ही अजीब था जितना कि सुनने में मजेदार। उन्होंने विनोदपूर्वक वर्णन किया कि कैसे एक व्यक्ति ने इतने बड़े पगड़े में अपना चेहरा ढक लिया था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि वह कौन सा रस्म निभा रहा है। उनकी बातों में हास्य का तड़का इतना गहरा था कि सुनने वाले तुरंत ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन उन्होंने स्वयं उस अनोखे परिधान को पहनने का निर्णय लिया, जिससे कि लोगों की प्रतिक्रियाएं और भी रंगीन हो गईं। उनके इस अद्वितीय प्रयोग ने पूरे शहर में हंसी के ठहाकों का सिलसिला शुरू कर दिया। शहर की गलियों में चलते चलते बीरबल कई अजीबोगरीब घटनाओं का साक्षी बने। एक बार एक स्थानीय समारोह में, जहां परंपरागत नृत्य और गीत गाए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मंच पर बैठे एक व्यक्ति ने अपनी नाच गान की क्षमता को निखारते हुए मंच के बीच में एक असामान्य चाल चली, जिसे देखकर सारे दर्शक हंसी के मारे लोटपोट हो गए। बीरबल ने उस समय अपनी चतुराई से उस व्यक्ति को प्रोत्साहित किया और कहा, यह तो वही बात हुई जब हम कहते हैं कि हास्य कभी भी अनपेक्षित रूप में प्रकट हो सकता है। यहाँ तो यह तोहफा बनकर सामने आ गया है। उनकी यह टिप्पणी सुनकर न केवल दर्शकों में हंसी का विस्फोट हुआ, बल्कि उस व्यक्ति ने भी मुस्कुराते हुए अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रण। बीरबल की यात्राओं में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब वह एक पुराने हंसी मजाक के संग्रहालय में पहुंचे। इस संग्रहालय में अनेक ऐसे प्राचीन चुटकुले, लेख और चित्र संग्रहित थे जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और हास्यपूर्ण प्रवृत्तियों को दर्शाते थे। उन्होंने संग्रहालय के प्रबंधक से बातचीत की और जाना कि कैसे यह संग्रहालय एक समय में लोगों की हंसी और चुटकुले का संकलन करता था, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन अद्भुत कहानियों से सीख सके। बीरबल ने उस संग्रहालय में बिताए हर पल का आनंद लिया और वहां की कहानियों को अपनी यादों में सहेज लिया। उन्होंने सोचा कि अगर जीवन में हास्य का रस कभी खत्म ना हो, तो हर परिस्थिति में हल्की फुल्की हंसी का दामन थामे रहना चाहिए। इस बीच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीरबल की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दराज से आने लगे। हर बार जब भी बीरबल ने अपनी हास्यपूर्ण कहानियां सुनाई, तो लोगों के मन में एक नई उमंग जग जाती थी। उन्होंने एक बार तो शहर के मुख्य बाजार में जाकर अपनी अनसुनी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने अपने बचपन में एक ऐसी घटना देखी थी जहां एक बूढ़ा बैल अपने चाल ढाल से इतने प्रभावित कर गया था कि सारे गांव वाले उसे एक अभिनेता मान बैठे थे। उस दिन की बात सुनकर बाजार में मौजूद हर व्यक्ति ने जोर जोर से हंसते हुए उस बैल की प्रशंसा की। इस तरह की कहानियां, जो बीरबल के जीवन के अनगिनत अनुभवों से निकली थीं, लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। शहर में एक दिन जब शाम का समय था और सूर्य की सुनहरी किरणें आकाश को रंगीन बना रही थीं, बीरबल ने एक अनोखी सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने न केवल अपनी हास्यपूर्ण कहानियां सुनाई, बल्कि जीवन के उन गहरे सबकों पर भी प्रकाश डाला जो उनकी यात्राओं में प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि कैसे जीवन में हास्य केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे दिलों को जोड़ने, दर्द को बांटने और खुशियां फैलाने का एक माध्यम है। उनकी बातों में ऐसी गहराई थी कि सुनने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया कि हर हंसी के पीछे एक अनकही कहानी होती है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराती है। बीरबल की इस सभा की गूंज पूरे शहर में फैल गई। उनके अद्वितीय अंदाज, उनके शब्दों की मिठास और उनकी चतुराई ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हास्य की अहमियत कभी कम नहीं होती। उनके इस संदेश ने शहर के लोगों के जीवन में नया भर दी और उन्होंने बीरबल से आग्रह किया कि वह और भी कहानियां सुनाए। समय के साथ बीरबल ने अपने सफर में अनेक अनसुनी घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव में लोग अपनी साधारण जीवन शैली में भी अद्भुत हास्यपूर्ण किस्से बुन लेते थे, जो सुनने वाले को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक दिन गांव के एक किसान ने बीरबल से कहा, मियां, हमारे यहाँ हर समस्या का हल हंसी में छिपा है।
इस बात से बीरबल को ऐसा लगा कि शायद गांव वालों की सहजता में ही जीवन की असली खुशी छुपी है। उन्होंने उस दिन गांव में एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की, जहां उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि कैसे अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को हंसी में बदलकर जीना चाहिए। बीरबल की यह यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई थी। शहर, गांव और कस्बों में फैलती उनकी कहानियां, उन्होंने महसूस किया कि असली हास्य वह है जो न केवल चेहरे पर मुस्कान लाता है, बल्कि मन के कोने कोने में छुपे दर्द को भी हल्का कर देता है। उनकी इस समझ ने उन्हें और भी प्रेरित किया कि वह अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोकर एक ऐसा पुस्तक स्वरूप दे जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा सके कि जीवन में हास्य और बुद्धिमत्ता का मेल कैसे अकल्पनीय ऊंचाइयों को छू सकता है। अंततः बीरबल की यह अनसुनी, हास्यपूर्ण और ज्ञान से भरपूर यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां उन्होंने न केवल अपनी कहानियों को संजोया, बल्कि लोगों के दिलों में एक नई आशा का दीप जलाया। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हास्य केवल हंसने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें सच्चे अनुभवों से जोड़कर एक अनंत प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनके अनसुने किस्से, उनके मजाकिया अंदाज और उनकी सफल धीरे धीरे दिखने लगा। गांव में फिर से हंसी लौट आई और लोग उम्मीद से जीने लगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के दरबार में भी राजनीतिक हलचल मच गई थी। अकबर के दरबार में जयवर्धन के इस परिवर्तन और सेवा भावना की चर्चा होने लगी थी। कुछ उच्च अधिकारी उसकी इस प्रगति से प्रभावित थे, तो कुछ ने उसे खतरे के तौर पर भी देखा। दरबार के कुछ मंत्री ऐसे थे जो अपने पुराने तरीके से शासन करना चाहते थे, और उन्हें लगा कि अगर एक पूर्व अहंकारी राजकुमार को मौका दिया जाए तो उनके पद में खलल पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जयवर्धन अब भी अपने पुराने स्वभाव से चिपका हुआ है और सत्ता के मोह में बंधा हुआ है। इन आरोपों के बावजूद अकबर ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि शासन का मूल्यांकन केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि कर्मों से होता है। उन्होंने बीरबल से सलाह ली, जिन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि जयवर्धन का दिल पूरी तरह से सेवा में लग गया है तो समय ही साबित कर देगा कि वह एक सच्चा नेता बन सकने के लिए अनेक उपाय किए। वह खुद लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निरीक्षण करता, उनके साथ बैठकर समाधान ढूंढता और जरूरत पड़ने पर अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित करता। समिति की बैठकों में अक्सर दिन भर चर्चा चलती। कई बार तो रात के अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद लेकर लोग बैठक में जुट जाते। जयवर्धन ने उस समय अपनी कूटनीति और साहस का परिचय दिया। उसने यह साबित कर दिखाया कि सेवा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब आप अपने लोगों की भलाई के लिए दिन रात एक कर दें तो समाज का हर वर्ग आपकी ओर सम्मान की नजर से देखने लगता है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक मुद्दों तक जयवर्धन ने अपनी सूझबूझ और लगन से समाधान निकालने का प्रयास किया। उसने अपने अनुभवों को संजोया और क्षेत्र में आने वाले हर बदलाव को समाज की भलाई में बदलने का बीड़ा उठाया। उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार देखने को मिले। लोगों का विश्वास जीतते हुए उसने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन संभव है यदि व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का संकल्प ले। इस पूरी प्रक्रिया में जयवर्धन ने स्वयं के साथ साथ अपने पुराने स्वभाव से भी सामना किया। अक्सर उसे याद आता कि कैसे एक समय था जब वह सिर्फ अपने अहंकार में डूबा रहता था। अब जब उसने स्वयं को निखार लिया था तो उसे अपने अतीत की गलियों में भी चलना पड़ा। अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना पड़ा जिन्होंने उसे पहले केवल अपने झुकाव और अहंकार के चलते जांचना चाहा था। उसने उनसे माफी मांगी और अपने बदलते हुए व्यक्तित्व का प्रमाण दिया। धीरे धीरे उसने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन कठिन जरूर होता है, लेकिन यदि मन में सच्ची लगन हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। जब क्षेत्र में सुधार के साथ साथ लोगों का विश्वास भी मजबूत हो गया तो उस स्थान की पहचान एक नए स्वरूप में होने लगी। लोग अब जयवर्धन के नेतृत्व में एक नए कल के निर्माण की ओर देख रहे थे। उसकी कहानी केवल एक शिक्षक या प्रशासक की कहानी नहीं थी। बीरबल की बातों में वह गहराई थी जो अकबर के दिल को छू गई। इसलिए उन्होंने जयवर्धन को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। अकबर ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि अब क्षेत्र में सुधारों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें जयवर्धन का भी हिस्सा होगा। इस समिति का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का व्यापक निरीक्षण करना, सुधार के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। इस नई जिम्मेदारी के चलते जयवर्धन पर भारी दबाव था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस बार हर चुनौती का सामना ईमानदारी और धैर्य से करेगा।
उसने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना जगाने, जहां उसे न केवल अपनी हंसी मजाक और व्यंग्य का सहारा लेना पड़ा, बल्कि उसे ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रमों का सामना भी करना पड़ा जो आज तक लोगों के होठों पर मुस्कान ला देते हैं। उस दिन दरबार में माहौल कुछ हटकर था। अकबर ने दरबार के माहौल में नई ताजगी लाने के लिए एक विशेष आयोजन रखा था, जिसमें दरबारी एक दूसरे के साथ अपने मजाकिया किस्से साझा करने वाले थे। बीरबल, जो हमेशा से ही अपने तीखे बोलों और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे, आज भी उसी अंदाज में उपस्थित थे। लेकिन दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई जब एक बुजुर्ग दरबारी ने अचानक एक प्राचीन पांडुलिपि निकालकर कहा, महाराज, यह दस्तावेज कहता है कि बीरबल जी के पास एक ऐसी अनसुनी शक्ति है जिसकी वजह से वह अद्भुत मजाक कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य भी छुपा है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो फिर आज देखना होगा कि बीरबल जी किस अद्भुत रहस्य को उजागर करते हैं। बीरबल ने एक पल की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हंसी के साथ साथ ज्ञान और अनुभव का अद्भुत संगम होगा। दरबार में उपस्थित सभी ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल ने अपनी पुरानी खाट पर बैठकर एक पुरानी कहानी शुरू की, जिसकी गहराई में हास्य के अनगिनत रंग छुपे थे। यह कहानी बीरबल के बचपन की है, जब वह एक साधारण गांव में रहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता तथा हास्यपूर्ण प्रवृत्ति ने उन्हें सबसे अलग बना दिया था। उस समय बीरबल अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे, जहां लोग सरल जीवन जीते थे और हंसी मजाक से भरपूर बातचीत करते थे। गांव के लोग उनके किस्सों को सुनकर खूब हंसते थे, क्योंकि बीरबल के पास ऐसी कहानियां थी जो न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी समझा जाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जहां दूर दराज से लोग आने लगे थे। बीरबल ने सोचा कि क्यों न इस मेले का भरपूर आनंद लिया जाए और साथ ही कुछ नया अनुभव भी अर्जित किया जाए। उन्होंने तय किया कि वह मेले में जाकर अपनी हास्यपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और साथ ही गांव के लोगों को कुछ अनोखी सीख भी देंगे। मेले में पहुंचते ही बीरबल की आंखें चमक उठी। चारों ओर रौनक, रंग बिरंगी झांकियां, मिठाइयों की खुशबू और हंसी खुशी का माहौल था। बीरबल ने तुरंत अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने गांव के प्रमुख किरदारों की भूमिका निभाई। उन्होंने देखा कि मेल में शायद किसी परेशानी या चिंता का संकेत था। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सोचकर कि हंसी ही सबसे अच्छी दवा है, उन लोगों को हंसाने का निश्चय किया। उन्होंने मंच पर जाकर अपनी अनोखी शैली में बोलना शुरू किया। यहाँ न सिर्फ मेले का आनंद लेने आए हैं, बल्कि हम जीवन के उन पहलुओं को भी समझने आए हैं जो हमें हंसते हंसते सिखाते हैं कि जिंदगी में गंभीरता के साथ साथ मजाक भी उतना ही जरूरी है। उनकी बातों में एक अजीब सी चंचलता थी जो सभी को बांध लेती थी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी कथा शुरू की, मेरा मुस्कान फैल गई। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में गांव के मुखिया ने एक बार इतनी अजीबोगरीब मांग की थी कि गांव के सभी जानवरों को एक विशेष शैली में गिनने का आदेश दिया गया था, जिससे पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया था। उनकी बातों में न केवल हास्य था, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे थे कि कभी कभी जीवन की परेशानियां हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। बीरबल ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में एक दिन गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध से मिलकर अद्भुत ज्ञान अर्जित किया था। वह वृद्ध, जिनकी उम्र के साथ साथ उनके अनुभव भी अनंत हो गए थे, ने उन्हें बताया कि हंसी ही सबसे बड़ी शक्ति है जो कठिनाइयों को भी सरल बना सकती है। उस वृद्ध ने कहा था, बीरबल, जीवन में जितनी भी गंभीरता हो, एक मुस्कान उसमें सौगात बनकर आती है। इस बात को सुनकर बीरबल ने ठान लिया कि वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएंगे। मेले के उस दिन बीरबल ने अपनी नाटकीय प्रस्तुति में गांव के कई प्रमुख किरदारों की अद्भुत और मजेदार ढंग से नकल की। उन्होंने गांव के हलवाई, जो हर बार अपनी मिठाइयों की मीठी बोली से लोगों को लुभाते थे, का मजाक उड़ाया। उन्होंने गांव के सरपंच की चपल चालों और उनकी विचित्र नीति पर हंसी उड़ाई। उनकी प्रस्तुति इतनी रंगीन और हास्यपूर्ण थी कि मेले में मौजूद हर व्यक्ति हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उनके शब्दों में ऐसी चपलता थी कि लोगों ने न केवल उनका मनोरंजन किया, बल्कि उनसे यह सीख भी ली कि जीवन में हास्य के बिना कठिनाइयों का सामना करना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रस्तुति के बीच मासो भागंद कुछ ऐसे किस्से सुनाए
जो उनके दिल के करीब थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक अजीब घटना देखी थी। शिक्षक